नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इंतजार इस फैसले का लंबे समय से किया जा रहा था। लगभग 5 दिन के बाद भी जब कांग्रेस की ओर से उनके नाम का ऐलान इतनी कश्मकश के बाद और इतने विचार विमर्श, मंथन, मीटिंग्स, बैठकों के बाद में किया गया है। डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार कर लिया है। हालांकि जब शुरुआती समय रहा था इलेक्शन के रिजल्ट का और उस समय जब पूर्ण बहुमत से भी आगे निकलकर जब डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि उनकी भी मंशा है दबिश शब्दों में, लेकिन इसके बाद उन्होंने उस समय उस फॉर्मूले को भी नकार दिया जो कि पार्टी के द्वारा उन्हें ऑफर किया जा रहा था। हालांकि उप मुख्यमंत्री पद के लिए पहले राजी नहीं थे, ये सूत्र बताते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया। राहुल गांधी की लगातार उनके साथ मुलाकातें हुई। लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे डीके शिव कुमार और लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद ये फैसला हुआ। अब 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ ही शपथ लेंगे और साथ ही मंत्रियों का भी समूह में शपथ ग्रहण किया जाएगा। अब इस स्थिति को इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जहां पर डीके शिव कुमार, जिनके लिए कहा जाता है कि बतौर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया, विधायकों का अच्छा साथ उनके साथ रहा, लेकिन जब बात कुर्सी की आई, जब बात सीएम की कुर्सी की आई, उस समय पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर केसी वेणुगोपाल दोनों के घरों पर दिल्ली में भी अगर पहुंच करके मुलाकातों के सिलसिले को गौर से देखिए तो पहले से ही चूंकि स्पष्ट था कि फैन फॉलोइंग दोनों की ही अच्छी है। एक पार्टी के लॉयल सिपाही के तौर पर डीके शिव कुमार लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस फॉर्मूले के साथ राजी नहीं थे जिसमें कहा जा रहा था कि ढाई साल तक दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी फिर ये शर्त उन्होंने रखी कि पहले 2.5 साल उनके कार्यकाल के होंगे। बाद में विचार विमर्श कई किए गए। सोनिया गांधी ने भी हस्तक्षेप किया, राहुल गांधी की भी मुलाकातें रही, बातचीत रही, लेकिन कुल मिलाकर के 5 दिनों के बाद ही सही, लेकिन कांग्रेस की ओर से सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर डीके शिव कुमार बने रहेंगी। लंबी चर्चाएं हुई, मंत्रणाएं हुई, विचार विमर्श, लेकिन अब ये फैसला हो गया है। उम्मीद यही करते हैं कि पार्टी की अंदरूनी चीजों को परे रखकर अब पार्टी के हित में कार्य किया जाए, क्योंकि कांग्रेस की ये जीत सभी आने वाले दूसरे राज्यों के चुनावों में भी भुनाने की कोशिश करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन राम मेघवाल होंगे देश के नए कानून मंत्री। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, लेकिन किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय को वापस लिया गया और ये सुर्खियों में बना हुआ है ये मामला, क्योंकि रिजिजू को अब आर्ट्स साइंस मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंप दिया गया है। आपको याद होगा रिजिजू को जुलाई 2021 में कानून मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन एक बार फिर से शफल हुआ है और शफल के बाद भी ये चेंजेस सामने आए। पदभार भी अर्जुन राम मेघवाल ने ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी हुआ और मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का भी जिम्मा है। कॉलेजियम जजेस पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में किरेन रिजिजू रहे, लेकिन अब चूंकि एक नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है और अर्जुन राम मेघवाल, जिनके लिए कहा जाता है क्योंकि बीकानेर की धरास से आते हैं और बीकानेर में भी उनके इस नई जिम्मेदारी को लेकर काफी खुशी की लहर है। देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे। राजस्थान के लिए तो खुशी की बात, क्योंकि राजस्थान की उम्मीदें बढ़ गई है। बीकानेर के निवासियों की भी उम्मीदें उनसे बढ़ गई है, क्योंकि जहां पर उन्होंने प्रैक्टिस की लॉ के समय और उसके बाद में अब न्यायिक फैसलों को लेकर भी उनकी और उम्मीदों से देखा जाएगा। प्रदेश के स्तर पर भी किरेन रिजिजू से वापस लिया गया है कानून मंत्रालय। नई जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंप दी गई है और रिजिजू को सौंपा गया है आर्ट्स साइंस मिनिस्ट्री का जिम्मा। आपको याद होगा जुलाई 2021 में कानून मंत्रालय किरेन रिजिजू को सौंपा गया था, लेकिन राष्ट्रपति भवन की ओर से जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें ये जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को दी गई। अब मेघवाल के पास में चूंकि संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का भी जिम्मा है और कॉलेजियम जजेस पर टिप्पणियों को लेकर काफी सुर्खियों में किरेन रिजिजू भी रही, लेकिन ये शफल आज किया गया जिसके बाद में ये 2 अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन राम मेघवाल होंगे देश के नए कानून मंत्री। दलित वर्ग के देश के तीसरे कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल और ये एक रिकॉर्ड उनके नाम, क्योंकि दलित वर्ग से हैं, देश के तीसरे कानून मंत्री बन गए हैं। राजस्थान से आते हैं। इससे पहले आपको याद होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद में दूसरे रामविलास पासवान उनके बाद, और अर्जुन राम मेघवाल को देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है। भाजपा के दलित चेहरे के रूप में पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कोशिश
अगर इस संबंध में लोकसभा चुनावों के नजरिए से भी देखी जाती है तो भी एक अच्छी पहल, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल के पास में अब ये चार्ज होगा कानूनी फैसले लेने का। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, खासतौर पर बीकानेर की उम्मीदें बीकानेर बेंच को लेकर भी बढ़ गई है। अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। दलित वर्ग के देश के तीसरे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। इससे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, दूसरे बने रामविलास पासवान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अर्जुन राम मेघवाल पहले दलित चेहरे के तौर पर कानून मंत्री की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। पदभार भी उन्होंने ग्रहण कर लिया। एक्टिंग छोड़ेंगे थलाइवा, क्या सच में एक्टिंग को विराम देने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत? क्योंकि फैंस के लिए खबर काफी चौंकाने वाली और निराशाजनक। वैसे तो रजनीकांत की दीवानगी देखते ही बनती है, ना सिर्फ साउथ में बल्कि यहाँ भी उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ही ज्यादा है। रजनीकांत का जहां पर भी जिक्र आता है उनके नाम के साथ में ही फिल्म को सुपरहिट होने का टैग लगा दिया जाता है। लेकिन फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अलग अलग लोग वर्सेटाइल एक्टर हैं, उनके लोग उनके स्टाइल और एक्टिंग को देखकर सिनेमाघरों में अभी भी सीटियां बजती है, तालियां बजती है। लेकिन रजनीकांत को लेकर आ रही खबरों से फैंस परेशान हो सकते हैं। खबरें यही है कि जल्द ही अपने एक्टिंग करियर पर वो विराम लगा सकते हैं। फिलहाल लोकेश कनगराज के साथ में रजनीकांत एक फिल्म शूट कर रहे हैं और खबर वहां से यही है कि रजनीकांत की शायद ये अंतिम फिल्म हो सकती है। हालांकि अभी भी फैंस यही चाहते हैं कि वो टेलीविजन पर उन्हें देखते रहे। बॉलीवुड में भी उनके आने के बीच में अटकलें सामने आई थी। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन टॉलीवुड के एक सुपरस्टार के तौर पर रजनीकांत का नाम चूंकि सबसे अग्रणी की श्रेणी में आता है। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या वाकई में रजनीकांत अब फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 5 दशकों तक रजनीकांत टॉलीवुड पर राज कर चुके हैं। फैंस के लिए बुरी खबर अगर ये सिद्ध हो जाती है, अगर ये साबित होती है कि रजनीकांत अभी संन्यास फिल्म इंडस्ट्री से ले सकते हैं। लेकिन फैंस अभी भी यही चाह रहे हैं कि छोटे रोल में ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन रजनीकांत पर्दे पर उन्हें दिखते रहें। आगे बढ़ते हैं। देश में निवेश को लेकर एक शुभ संकेत आया है। बड़े विदेशी निवेशकों की भारत वापसी, क्योंकि पिछले 3 सप्ताह में 8,237 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ है। भारतीय शेयर बाजार की अगर बात करें तो पिछले 3 हफ्ते में 3% तक ये चढ़ गया है। इस वित्त वर्ष की शुरुआती 1.5 महीने का निवेश बढ़ा और सिर्फ 3 सप्ताह में 8% से ज्यादा रियलिटी शेयर्स हुए हैं। 22,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है और इस वजह से जो संभावना है वापस निवेश के पहुंचने की और एक बार फिर से मार्केट के स्ट्रांग होने की, स्टेबल होने की, वो बढ़कर सामने आ रही है। मॉर्गन स्टेनली के एशिया चीफ इकोनॉमिस्ट चेतन आर्य का ये दावा भी है। उन्होंने कह दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है, यानी कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसे में दुनिया के बड़े निवेशक यहां से कब तक दूर रहते। ये बयान ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है और शुभ संकेत इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लगातार इकोनॉमी के उन आयामों को देखकर बड़े विदेशी निवेशक भी भारत की ओर अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। बीते 3 सप्ताह की रिपोर्ट अगर लें तो 8,237 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ है और उस वजह से अब कहा जा रहा है कि भारत चूंकि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, और ऐसे में दुनिया के बड़े निवेशक यहां से आखिर कब तक दूर रहते हैं और इसीलिए भारत का रुख अब सभी कर रहे हैं। रूस और चाइना के बीच हुआ है नो लिमिट करार। यूक्रेन से चल रहे महायुद्ध के दौरान दोनों देशों में सैन्य सहयोग आपस में बढ़ा है और इसी बीच जापान ने भी चेताया है, दुनिया के लिए इसे खतरा बताया है। ये करार जापान की ओर से दुनिया के लिए डेंजरस बताया जा रहा है, खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराएगा। युद्ध के चलते पहले ही यूरोप सहित कई देशों के प्रतिबंध रूस झेल रहा है। तो वहीं चीन का इतिहास बुरा रहा है। अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से कूटनीति में चीन माहिर रहा है और दूसरे देश भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि विस्तारवादी नीति हमेशा से चीन की रही। इसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से विस्तारवादी नीति को ठीक करना, विस्तारवादी नीति को ठीक से इम्प्लीमेंट दूसरे देशों पर कब्जा करना और चीन के दायरे को बढ़ाने में कभी भी संकोच चीन की ओर से नहीं किया गया। लेकिन जिस डील की हम बात कर रहे हैं रूस और चीन के बीच, ये डील नो लिमिट करार, जिसको लेकर के यूक्रेन से चल रहे महायुद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच में चूंकि सैन्य सहयोग बढ़ा, इतने लंबे अरसे से लगातार वहां पर हथियार
की बात हो या फिर सैन्य शक्ति की बात हो, कहा जा रहा है चीन की ओर से कि वो पहुंचाएंगे। अब अपना क्या फायदा इसमें चीन देख रहा है, उसको लेकर भी जापान ने यहां पर चेताया है। उन्होंने पहले ही यहां पर अवेयर करने की कोशिश की कि ये डील दुनिया के लिए खतरा बन सकती है और इससे न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। युद्ध के चलते पहले ही यूरोप सहित कई देशों का प्रतिबंध रूस झेल रहा है और अगर इस तरह की स्थितियां रही, अगर ये डील वहां पर प्रभावी हो जाती है तो दूसरे देश फिर से रूस से किनारा करने लग जाएंगे। रूस से किनारा अगर होगा तो यकीनन यहां पर तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा है वो उन बातों को और ज्यादा बल मिलेगा, क्योंकि चीन के इतिहास को अगर टटोल कर देखा जाए तो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए काफी ज्यादा चीन की कोशिशें इस तरह की रही है कि किसी भी दूसरे देश को अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से कुचलने के लिए चीन संकोच नहीं करता और इसी चीज को लेकर जापान ने सभी को चेताया है। बढ़ते हैं, अमेरिकी कंपनी टेस्ला का भारत में कारखाना लगाने का प्रस्ताव। भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहती है टेस्ला। घरेलू बाजार के साथ ही निर्यात के लिए भी कार टेस्ला बनाना चाहती है, इस चीज के लिए इच्छुक है। केंद्र सरकार के अधिकारियों को टेस्ला का प्रस्ताव भी मिल गया है। इन दिनों भारत के दौरे पर आए हुए हैं टेस्ला के अधिकारी और प्रस्ताव भेजकर उन्होंने यही कहा है कि टेस्ला के कुछ यहां पर मॉडल्स भारत में भी बनाना चाहती है और अगर वो सक्सेसफुल रहे तो फिर भारत में भी टेस्ला आसानी से भारत निर्मित मिल पाएगी। लेकिन घरेलू बाजार के निर्यात के साथ में ये पॉसिबिलिटी भी इस दौरे पर चूंकि टेस्ला के अधिकारी हैं इन दिनों बढ़ गई है। सिडनी में 24 मई से होने वाला क्वाड सम्मेलन रद्द है। क्वाड में शामिल है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। लेकिन घरेलू समस्याओं की वजह से बाइडेन चूंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकती और इसी वजह से एन मोमेंट पर उन्होंने इस क्वाड को रद्द कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द हो चुका है। अब जापान में G7 सम्मेलन के बाद अमेरिका जो बाइडेन लौटने वाले हैं, लेकिन G7 सम्मेलन के बाद भी ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, अपने घरेलू चीजों को देखते हुए जो बाइडेन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम को रद्द कर चुके हैं। तमिलनाडु में जारी रहेगा जल्लीकट्टू। सुप्रीम कोर्ट ने बैलों के परंपरागत दौड़ पर रोक नहीं लगाई है। इसको लेकर के पशु क्रूरता अधिनियम के संशोधन की बात भी की गई है। केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम के तहत संशोधन संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विधानसभा इसे सांस्कृतिक विरासत घोषित कर रही है और हम इस पर अलग से नजरिया नहीं रख सकते, क्योंकि इस चीज को लेकर जल्लीकट्टू जो कि वहां की परंपरा रही है, आपने कई तस्वीरें और कई वीडियोस में भी देखा होगा, इसको लेकर के पहले जानकारी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि विरासत है, पोषित विरासत है और उसको लेकर के अलग नजरिया नहीं रखा जा सकता। बीमा कंपनी की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी जारी करते समय नियम स्पष्ट होना चाहिए। हर नियम और खंड को स्पष्ट होना चाहिए। पॉलिसी में क्या शामिल है और क्या नहीं ये स्पष्ट हो, अन्यथा स्थिति अगर जो होगी उसे साबित करने का भार भी कंपनी पर होगा। अस्पष्टता के मामले में अनुबंध को बीमा धारक के पक्ष में माना जाना चाहिए। आखिरकार पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होगी द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में लगे प्रतिबंध पर रोक जो थी उसे हटा दिया है। ममता सरकार ने द केरला स्टोरी पर रोक लगाई थी, लेकिन अधिकार के इस्तेमाल के बीच में संयम भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटाते हुए ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। पूरे स्टेज में किसी फिल्म पर बिना किसी रीजन के प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। एयर कंडीशनर की बढ़ती ठंडक से झुलस रही है धरती। भारत, चीन समेत अन्य देशों में एसी की डिमांड बढ़ गई है और इस दशक के अंत तक ये दावा किया जा रहा है कि विश्व में 1 अरब एसी और हो जाएंगे। 2040 से पहले तक एयर कंडीशनर दोगुने होने का अनुमान है, यानी कि जस्ट डबल की जो संख्या 1 अरब बताई जा रही है वो हो जाएगी। एसी में सबसे आम शीतलक में से एक HFC है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना अधिक वार्मिंग पावर है। HFC की निर्भरता को बहुत कम करने में विफल सदी के अंत तक आधा डिग्री वायुमंडलीय तापमान इस वजह से बढ़ सकता है और भविष्य में अधिक हीट वेव का कारण भी ज्यादा एसी होना बन सकता है।
तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा, क्योंकि कोशिशें लंबे समय से की जा रही है। लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण की अनुमति आखिरकार दे दी है। कैलिफोर्निया के मध्य जिले की एक अदालत की न्यायाधीश जैकलीन ने आदेश दिया है कि 26/11 के हमले में तहव्वुर राणा की भूमिका, चूंकि एनआईए उसकी अभी भी जांच कर रही है। अब भारत जब बुलाया जाएगा तो जांच और इंट्रोगेशन और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। आपको जानकारी दे दें कि 26/11 का ये मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं इसलिए भी जांच के घेरे में है क्योंकि भूमिकाएं पहले भी कई मामलों में सामने आई और पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा, जिसे लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन इटली के साथ मिलकर 26/11 की उस नापाक साजिश को रचा। भारत सरकार की मांग पर अमेरिका में तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।